दोस्तों, दर्शकों, नमस्कार। मैं सुजय प्रकाश उपाध्याय हूँ। मैं एक ज्योतिषी हूँ और आज मैं आपसे चर्चा करने जा रहा हूँ एक योग की, जो मुझे लगता है कि सही दृष्टिकोण से उसका कभी आंकलन नहीं किया जाता है। अलग अलग ज्योतिष अलग अलग तरीके से इसकी व्याख्या करते हैं और लोगों के बीच इस योग के कारण एक विशेष तरह का डर, एक विशेष तरह का सिहरन, एक विशेष तरह का भय, एक विशेष तरह का आक्रांत मुझे दिखता है। तो मुझे लगा कि इस विषय पे चर्चा करना बेहद ज़रूरी है। मैं बात कर रहा हूँ राहु और केतु से बनने वाले काल सर्प योग की। हमारे भारतीय जो ज्योतिष के ग्रंथ हैं, क्लासिकल शास्त्रीय ग्रंथ है, चाहे वह जातक परिजात हो, लघु प्रसरी हो, बृहद प्रसरी हो, फल दीपिका हो, सम्मोहरा प्रकाश हो, जातक तत्वम हो, भाव कुतूहल हो, ऐसे किसी भी ग्रंथों में इस योग की चर्चा प्राप्त नहीं होती है। इसका उल्लेख कहीं नहीं मिलता है। पढ़ने से ऐसा ज्ञात होता है कि यवनों के माध्यम से यह योग भारतीय ज्योतिष तक पहुंचा और इसका प्रभाव इतना अधिक था, या इसका प्रभाव देखा गया कि वाकई इसका प्रभाव जीवन पे पड़ता है, तो हमारे भारतीय ज्योतिष ने इसको पूरी तरह से अंगीकार कर लिया। लेकिन सही परिप्रेक्ष्य में इसको अंगीकार नहीं करने के कारण लोगों के द्वारा, कुछ ज्योतिषियों के द्वारा, कुछ वैसे ज्योतिष जिनको गहन अध्ययन नहीं है, वो काल सर्प योग के नाम से जातकों को बहुत डराते हैं और काल सर्प योग का नाम सुनते ही एक विशेष तरह का डर, एक विशेष तरह का भय, एक विशेष तरह की चिंता, एक विशेष तरह की आक्रांतता, एक विशेष तरह का आक्रोश दिल में बैठ जाता है। तो आइए इसके सही स्वरूप की हम चर्चा करते हैं। अनुसंधान के पश्चात विद्वानों को यह पता चला है कि राहु और केतु के मध्य में सारे ग्रह रहना चाहिए। ये पहला कंडीशन है। फर्स्ट कंडीशन इज दैट कि राहु और केतु के मध्य में सारे ग्रह हों, न कि केतु और राहु के मध्य में ग्रह। दूसरा कंडीशन, राहु को पहला हाउस से लेके छठे हाउस तक में कहीं विराजमान होना चाहिए। राहु को याद रखिए, राहु को काल सर्प योग बनने के लिए पहला हाउस में या दूसरा हाउस में या तीसरा हाउस में या चौथा हाउस में या पांचवा हाउस में या छठा, बस इससे आगे यदि राहु विराजमान है तो काल सर्प योग नहीं बनने वाला है। इसको ध्यान में रखिए। तीसरी बात, जो बहुत महत्वपूर्ण बात है, यदि राहु और केतु के मध्य में सारे ग्रह आपको दिखते भी हैं तो आप डिग्री में जाइए। यदि डिग्री से 1 डिग्री भी अधिक कोई ग्रह राहु से आगे बढ़ जाए तो वह काल सर्प योग नहीं होता। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि राहु और चंद्रमा साथ साथ बैठे हैं और तुला राशि में बैठे हैं। तुला राशि में 11 डिग्री का होकर राहु बैठा है और 15 डिग्री में चंद्रमा है, तो क्या कहिएगा? कहिएगा कि वो राहु और केतु के मध्य में सारे ग्रह नहीं हैं, क्योंकि चंद्रमा उससे, राहु से आगे बढ़ गया है। और भी एक बात है, यदि इन शर्तों को हम मान लें तो कितने तरह के हो सकते हैं? मात्र 6 प्रकार के काल सर्प योग हो सकते हैं। एक योग हो सकता है कि पहला राहु जो है वो लग्न में बैठे और 7वें में केतु बैठे, इसके मध्य में सारे ग्रह हों, ये पहला प्रकार है। ऐसे में लोग का स्वास्थ्य थोड़ा खराब होता है, उनकी जो पर्सनालिटी है वो विकृत हो जाती है, उनको संघर्ष बहुत अधिक करने पड़ते हैं, बहुत चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। दूसरा क्या हो सकता है? दूसरे भाव में राहु हो और 8वें भाव में केतु हो और दूसरे और 8वें भाव में सारे ग्रह बैठे हों, ये दूसरा प्रकार है। इस तरह के काल सर्प योग में यदि अच्छे योग न हो तो जीवन में कई बार धन की हानि होती है, कुटुंब की हानि होती है।
तीसरा भाव, तीसरा जो वो प्रकार है, तीसरा जो कैटेगरी है, तीसरा जो तरीका है राहु के और केतु के मध्य सारे ग्रह आने का, काल सर्प योग बनने का, वह है कि तीसरा में राहु हो और नौवां में, 9th हाउस में, आप देख रहे हैं, आप सामने देखिए, तीसरे में राहु हो और 9वें में केतु हो, 3 और 9 के बीच में सारे ग्रह बैठे हों, डिग्री में भी वो राहु केतु के अंदर हों, तो यह तीसरा काल सर्प योग बनता है। यह काल सर्प योग, मेरा ऐसा मानना है, मैंने अपने जीवन में जितने ऐसे लोगों को देखा है, ऐसे लोग पराक्रमी होते हैं, चुनौतियों से, संघर्ष से, पीड़ा से, कष्ट से, झंझावतों से झेल कर अपने पराक्रम के बल पर यह जीवन में बहुत आगे बढ़ते देखेंगे। तो इस पराक्रम भाव में और 9th हाउस के बीच में यदि राहु और केतु के मध्य में सारे ग्रह हों तो ऐसे लोग पराक्रमी होते हैं और अपने पराक्रम के बल पे संघर्षों को झेल के, चुनौतियों को झेल के, पीड़ा को झेल के बहुत आगे बढ़ते हैं। अगला प्रकार होता है राहु 4th में हो और 10वें में केतु हो। यह पारिवारिक जीवन के लिए अच्छा नहीं होता और नौकरी के लिए भी अच्छा नहीं होता। पारिवारिक जीवन में माँ से बिलगाओ, पिता से बिलगाओ, पत्नी से बिलगाओ, पारिवारिक झंझट ऐसे बने रहते हैं। और नेक्स्ट का जो प्रकार है वह प्रकार है कि वह 5वां में हो राहु और केतु 11वें भाव में हो। ऐसे भाव में हमने देखा है कि जातक नशा करने लगते हैं, पढ़ाई उनकी बाधित होती है, उनका लोग मिसयूज़ करते हैं, उनको लोग धोखा देते हैं और उन कारणों से जितनी उसकी उन्नति हो पाती है वो नहीं हो पाती। और नेक्स्ट जो सबसे भयावह है वह है 6 में राहु और 12 में केतु हो। यह प्रकार भी काल सर्प योग का आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होता, आपके व्यय के लिए अच्छा नहीं होता, बहुत खर्च होते हैं, बहुत लॉस होता है। तो ये बातें हुई इतने प्रकार की। अच्छा, लोगों का जो कहना है, कुछ लोग जो कहते हैं कि काल सर्प योग आपकी कुंडली में हो गया तो आपके कितने भी चाहे शुभ योग हों, कितने भी अच्छे योग हों, हंस योग बनता हो, रोचक योग बनता हो, भद्र योग बनता हो, गजकेसरी योग बनता हो, मालव योग बनता हो, महाभाग योग बनता हो, ये सारे विद्युत योग बनते हो, सब के सब बेकार हो गए। नहीं, ये गलत बात है। यदि ऐसा होता तो राहु और केतु से बनने वाले काल सर्प योग में जन्मे धीरू भाई अंबानी इतना आगे कैसे बढ़ जाते, जवाहरलाल नेहरू कितने आगे बन जाते, सचिन तेंदुलकर कितने आगे क्यों बढ़ जाते, क्यों प्रसिद्धि पाते। योग का प्रभाव कम नहीं होता। योग अच्छे होते हैं यदि कुंडली में, तो वह आदमी चुनौतियों के बाद, संघर्ष के बाद आकाश की ऊंचाई छू लेता है। हाँ, यदि कुंडली में अच्छे भाव नहीं हैं, अरिष्ट भाव ही ज़्यादा हैं और काल सर्प योग भी है, तो वह व्यक्ति लाख परिश्रम के बाद भी, लाख श्रम के बाद भी, लाख पुरुषार्थ के बाद भी आगे नहीं बढ़ पाता। जब ऐसा काल सर्प योग हो तो देखिए कि उसके कुंडली में अच्छी योगों की नितांत कमी होगी। तो ऐसे नितांत कमी होने के कारण वो आदमी अच्छा नहीं कर पाता। काल सर्प योग का मतलब आप भयक्रांत हो जाइए नहीं। आप देखिए कि आपकी कुंडली में पहला तो राहु और केतु के मध्य में सारे ग्रह हैं, केतु और राहु के मध्य में सारे ग्रह हों, आप ये हो जाए कि आपकी कुंडली में काल सर्प योग नहीं है। 1 डिग्री से भी कोई ग्रह यदि राहु और केतु से आगे बढ़ जाता है तो आपके में काल सर्प योग नहीं है। 6ठे से आगे राहु हो जाता है तो आपके कुंडली में काल सर्प योग नहीं है। यदि आपकी कुंडली में अच्छे योग भी वर्तमान हों तो काल सर्प योग उन योगों की प्रभावों को कम नहीं करता या ख़त्म नहीं करता। वैसे लोग जीवन में आगे बढ़ते हैं, लेकिन चुनौती, संघर्ष और पीड़ा के बाद। तो ये सब बात हुई काल सर्प योग की। काल सर्प योग हो तो सुझाव ये दिया जाता है कि किसी शिवालय में जाके राहु केतु की शांति करवाइए। खास करके मैंने देखा है, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मेरा व्यक्तिगत अनुभव है कि उज्जैन में और नासिक में त्र्यंबकेश्वर में करवाए गए शिवालय में राहु केतु की शांति बहुत जल्दी प्रभाव डालती है और लोग इससे बाहर निकल जाते हैं और उनका जो प्रभाव है वो कम होने लगता है। मैंने एक क्या कई वैसे जो पंचम भाव में राहु बैठ के जो काल सर्प योग बनता है, संतान की प्राप्ति नहीं हो रही थी। मैंने 8-10 ऐसे केसेस में देखा है, वो उज्जैन और
त्र्यंबकेश्वर में जाकर उन्होंने राहु की शांति 2-3-4 बार करवाई, तो उन्हें संतान की प्राप्ति हुई। ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है। तो काल सर्पयोग से घबराइए मत। काल सर्पयोग को सही रूप में देखिए कि काल सर्पयोग आपकी कुंडली में बनता है या नहीं। बहुत सारा लोग चर्चा करते हैं कि आंशिक काल सर्पयोग। आंशिक क्या होता है? आंशिक काल सर्प हो ही नहीं सकता। काल सर्प जब भी होगा पूरा का पूरा काल सर्पयोग होगा। एक भी ग्रह उससे बाहर हो जाए तो काल सर्पयोग नहीं होगा। एक पहला भाव से लेकर छठे भाव में राहु है तभी होगा। और आपके अंदर यदि योग हैं तो योगों को वह कम नहीं करता। तो आप डरिए मत। और डरने की बात तो बिल्कुल ही नहीं है, क्योंकि काल सर्प योग वाले बहुत ऐसे उदाहरण जीवन में मिलते हैं जिन्होंने सफलता की ऊंचाई छुई है। और ऐसे तो कई नाम मैं गिना सकता हूँ आपको। सचिन तेंदुलकर को ले लीजिए, धीरू भाई अंबानी को ले लीजिए, जवाहरलाल नेहरू को ले लीजिए, न जाने भरे हुए हैं उदाहरण। तो यह बात हुई काल सर्प योग की। आपको मेरा यह वीडियो कैसा लगा? यदि अच्छा लगा तो आप इसे स्वीकार कीजिए, ग्रहण कीजिए, इसे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक भी कीजिए। आपका बहुत बहुत नमन, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।